नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। पंजाब में सवारियों से भरी बस पलटी, 8 की मौत, 17 से ज्यादा गंभीर। कार की टक्कर से बेकाबू हुई जेसीबी से निकाली गई लाशें। पीएम मोदी का 4 दिवसीय ब्राजील दौरा, राष्ट्रपति लुइस सिल्वा के साथ पीएम की द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। रक्षा लेखा विभाग का होगा नियंत्रक सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 7 से 9 जुलाई तक चलेगा सम्मेलन। नेशनल हेराल्ड केस, राव से बनी कोर्ट में सुनवाई। आज राहुल गांधी के वकील की दलील पूरी। कांग्रेस बोली बिना लेन देन का मनी लॉन्ड्रिंग कैसे। 8 लाख का इनामी नक्सली स्नाइपर, डिप्टी कमांडर ढेर। बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़। और वहीं एमपी के शहडोल में 3000 घरों में पानी घुसा। राजस्थान के झुंझुनू में सड़क कटी, लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। यमुनोत्री हाईवे पर पुल बहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजधानी लखनऊ से बता देते हैं खबर, जहां पर वन विभाग का समन्वय प्रयास जारी है। महाप्रबंधक उत्पादक संजय कुमार को ग्राम्य विकास विभाग से जोड़ा गया है। राजधानी लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, ललित वर्मा को लोक निर्माण और औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुजॉय बनर्जी पर भी रेलवे और पशुपालन विभाग से समन्वय कर रहे हैं। नीरज कुमार ने जल शक्ति और पर्यावरण विभागों से तालमेल भी बैठाया हुआ है। डॉक्टर के इलांगो को कृषि और स्वास्थ्य विभागों का समन्वय सौंपा गया है। HV गिरीश कर रहे हैं नगर विकास और रक्षा विभाग से समन्वय। मनोज सोनकर संभाल रहे हैं शिक्षा विभाग से संपर्क। लखनऊ से एक खबर, वन विभाग का समन्वय प्रयास जारी और महाप्रबंधक उत्पादन संजय कुमार को भी ग्राम विकास विभाग से जोड़ा गया है। ललित वर्मा को लोक निर्माण औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महाप्रबंधक उत्पादन संजय कुमार को ग्राम्य विकास विभाग से जोड़ा गया। ललित वर्मा को लोक निर्माण विभाग और इसी के साथ ही सुजॉय बनर्जी रेलवे और पशुपालन विभाग से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। जौनपुर से आ रही है खबर, सीडीपीओ कार्यालय पर 10:30 बजे तक ताला लटका रहा। सीडीपीओ कार्यालय की जांच में खुली लापरवाही की पोल और के न्यूज की पड़ताल में नहीं मिले प्रभारी इंद्रपाल। जनता की शिकायतें सही पाई गई, समय पर नहीं पहुंचती सीडीपीओ कार्यालय में केवल चपरासी मौजूद रहे। वीडियो वायरल हुआ। 18 महीने बाद पुराने अधिकारी का नाम कार्यालय पर अंकित नजर आया। बाल विकास विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठते नजर आए। सिरकुनी ब्लॉक पर लापरवाही की पोल के न्यूज ने खोली है। समय पालन में फेल और सीडीपीओ सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। बवाल भी देखा जा रहा है।
सोशल मीडिया पर। तो लापरवाही की ये तस्वीरें। तो सीडीपीओ कार्यालय की जांच में लापरवाही की पोल खुली है। के न्यूज़ की पड़ताल में प्रभारी इंद्रपाल नहीं मिले। जनता की शिकायतें सही पाई गई। जनता की ओर से लगातार ये शिकायतें पहुंच रही थी कि समय पर सीडीपीओ के जो अधिकारी है इंद्रपाल वो पहुंचते नहीं हैं और ऐसे में शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाता। समय पर नहीं पहुंचती सीडीपीओ कार्यालय में केवल चपरासी मौजूद रहता है और वीडियो वायरल हो रहा है। 18 महीने बाद पुराने अधिकारी का नाम कार्यालय पर अंकित है। अठारह महीने हो चुके हैं पोस्टिंग के और बावजूद इसके पुराने अधिकारी का नाम लगा हुआ है। बाल विकास विभाग की कार्यशैली पर सवाल भी उठते हैं नजर आ रहे। सिरकोनी ब्लॉक पर लापरवाही की पोल खुली है। के न्यूज़ ने पोल खोली है। समय पालन में सीडीपीओ फेल पाया गया। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। तो समय पर सीडीपीओ अधिकारी के समय पर ना पहुंचने पर नागपुर के सिरकोनी ब्लॉक के सीडीपीओ कार्यालय पर के न्यूज़ ने पड़ताल की। बता दें कि के न्यूज़ की पड़ताल में 10:30 बजे तक सीडीपीओ कार्यालय सिरकोनी पर कोई मौजूद नहीं था। बता दें कि प्रभारी सीडीपीओ इंद्रावती पाल का लगभग 1.5 साल से यहाँ के आसपास चार्ज पे है और वहीं बता दें कि लगभग 1.5 साल पूर्व तत्कालीन सीडीपीओ मनोज कुमार वर्मा का गैर जनपद ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसके बाद भी आज भी उन्हीं का सीडीपीओ कार्यालय सिरकोनी पर उन्हीं का नाम अंकित है। वहीं सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज के न्यूज़ ने 10:30 बजे के आसपास पड़ताल की तो सीडीपीओ कार्यालय सिरकोनी पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं बता दें कि अभी इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं बता दें कि सीडीपीओ कार्यालय सिरकोनी पर चपरासी शोभनाथ ने बताया कि 10:30 बजे तक कोई कार्यालय पर मौजूद नहीं था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैमरा पर्सन एहतेशाम खान के साथ मैं सरस सिंह, के न्यूज़। प्रतापगढ़ से खबर बता देते हैं। वन स्टॉप सेंटर से 2 नाबालिग लापता हुए हैं। प्रिया सरोज व किरण गौतम बताए गए हैं नाम और वन स्टॉप सेंटर की सुरक्षा पर सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं। मामले में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। उच्च अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो मामले में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और उच्च अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
और प्रतापगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वन स्टॉप सेंटर से 2 नाबालिग लापता हुए हैं। प्रिया सरोज व किरण गौतम बताए गए हैं नाम। वन स्टॉप सेंटर की सुरक्षा पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। महबूब हसन इसी खबर पर है। महबूब, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कल रात की घटना है। नगर कोतवाली इलाके में भुलियापुर चौकी के बगल वन स्टॉप सेंटर बना हुआ है, जहां पर कल रात में 2 लड़कियां रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। फिलहाल इसका जब सूचना पुलिस के उच्च अधिकारियों को हुई तो हड़कंप मच गया और आनन फानन में वहां अधिकारी पहुंचे। फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है और जांच चल रही है। वहीं 3 टीमें लगाई गई हैं लड़की की सकुशल बरामद करने के लिए। अब देखना यह है कि लड़कियां कब तक बरामद होती हैं, ये अपने में बड़ा सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया महबूब पूरी जानकारी देने के लिए। वैधानिक वन स्टॉप सेंटर के केंद्र प्रबंधक द्वारा पुलिस को यह सूचना दी गई कि वहां से 2 लड़कियां बिना बताए कहीं पर भाग गई हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 305/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS पंजीकृत किया गया है। लड़कियों की बरामदगी के लिए 3 टीमें गठित करी गई हैं व वन स्टॉप सेंटर पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। शीघ्र ही बरामदगी कर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। अमरोहा से खबर बताते हैं। एक ही परिवार के 2 लोगों में खूनी संघर्ष हुआ है। खेत के रास्ते को लेकर विवाद बढ़ा, चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के आए गंभीर चोटें और मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती और गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुरपुरा कला का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से ये खबर बता रहे हैं। एक ही परिवार में 2 लोगों में खूनी संघर्ष हुआ। खेत के रास्ते को लेकर के विवाद बढ़ता गया और इस बीच लाठी डंडे भी दोनों पक्ष की ओर से चल गए। दोनों पक्षों को गंभीर चोटें भी आई हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंची। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को भर्ती कराया गया। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुरपुरा का ये मामला है। रास्ते के ऊपर विवाद है। पहले तो मेरी सारी जगह छीन ली, पूरे गांव को पता है। और अब रास्ते के चक्कर में जो है मतलब है ना, रास्ते के चक्कर में परसों पहले दिन लड़ाई हो गई थी। वो फैसला थाने में करके चले गए प्रधान और सारे। कौन लोग हैं जिनसे झगड़ा हुआ है? अरे जिनसे झगड़ा हुआ कौन लोग हैं वो? भाई के लड़के ही हैं वो तो। तिलक बजाया। किसने बजाया? शहजाद खां, यूसुफ खां, अजरुद्दीन, जफरुद्दीन, नसरुद्दीन, इकरामुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सुमप्रा कला। अच्छा, किस बात को लेकर हुआ झगड़ा? जी रास्ते के ऊपर चल रहा। रास्ते के ऊपर मतलब पहले भी विवाद चल रहा है या ये पहले फैसला हुआ था थाने में कर गए। उसके बाद में थाने में हो गया था। थाने में फिर यहाँ से जाकर मस्जिद में ऐलान करवा दिया, ट्रैक्टर लेकर खेत में कोई नहीं बढ़ेगा। बुलंदशहर से आ रही है खबर, जहां पर दबंगों ने महिला के घर पर हमला बोल दिया है। पुरानी रंजिश को लेकर के दबंगों ने घर पर हमला बोला और महिला के पति और परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। महिला को घर से खींचकर ले जाकर जान से मारने की कोशिश की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दबंगों द्वारा लाठी डंडों के साथ महिला के घर पर हमला बोला गया था। थाने में शिकायत करने के बाद महिला की सुनवाई नहीं हुई और थाना देहात क्षेत्र के गांव चचोई तहसील खुर्जा का ये मामला है। पुरानी रंजिश को लेकर के दोनों दबंगों ने लाठी डंडे चुके चलाए हैं और महिला के घर पर धावा बोल दिया। महिला को जान से मारने की कोशिश की और जब पीड़ित महिला ने इस बात की शिकायत की तो सुनवाई भी नहीं हो रही है।
कासगंज से खबर बता रहे हैं, मूसलाधार बारिश से भयंकर तबाही देखी गई। रेलवे अंडरपास की मिट्टी धंस गई, ट्रैक भी प्रभावित हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद के लिए ट्रेन सेवा पूरी तरह से बाधित। फर्रुखाबाद से आने वाली ट्रेनों को प्लेटफॉर्म पर रोका गया। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों में भारी असुविधा और कासगंज रेलवे स्टेशन के पास समस्या गंभीर है। रेलवे विभाग ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। बारिश के कारण ट्रेनों के संचालन में बाधा आ रही है। तो बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं रेल सेवा भी बाधित हो रही है। ट्रैक पर मिट्टी धंस गई है। अभी इस एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है, उसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे एलएचएस का काम चल रहा था, तो नीचे से ट्रैक के नीचे से मिट्टी अभी हट गई है। तो हम लोग अभी लगभग 45 मिनट में इसको करके ट्रैफिक मूवमेंट शुरू कर देंगे। तो कुछ गाड़ियाँ भी लेट हुई हैं सर? गाड़ियाँ तो एक्चुअली जब जो ट्रैफिक में रहती हैं वो जो जहाँ पर रोक दी गई हैं, क्योंकि ट्रैक को सेव करके तभी मूवमेंट पास। कासगंज जनपद में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक लगातार मूसलाधार बारिश होने के चलते कासगंज फर्रुखाबाद रेलवे ट्रैक जो है इस समय धंस गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ रेलवे ट्रैक पर इस समय काम चल रहा है। साथ ही इसके रेलवे ट्रैक के नीचे से एक अंडरपास जा रहा है, जो दोनों पटरियों के बीच से रास्ता है वह धंस गई है, जिसके चलते यहाँ पर फर्रुखाबाद और बरेली से जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको इस समय रद्द कर दिया गया है। अभी एडीआरएम साहब से बात हुई तो एडीआरएम ने बताया ये रेलवे ट्रैक लगभग 1 बजे तक चालू हो पाएगा, तब तक ये ट्रेनें रद्द कर दी जाएंगी और जो ट्रेनें फर्रुखाबाद से आ रही हैं वह पीछे स्टेशन बनारी कला पर रोक दी जाएंगी, वहीं से वापस की जाएंगी। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। बुलंदशहर से खबर बता देते हैं, जीराजपुर में मकान की दीवार गिरने से अफरा तफरी मची है। दीवार गिरने से महिला व 2 बच्चे दब गए। आस पड़ोस ने बचाया है। घायल महिला को सीएचसी पहासों में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने महिला की स्थिति देखते जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शिकारपुर तहसीलदार और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। पीड़ित को तहसीलदार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जीराजपुर गांव में बारिश से मकान गिरने से ग्रामीण चिंतित नजर आ रहे हैं। इसमें कल रात को भारी वर्षा के कारण एक दीवार थी जो इनके गुड्डी नाम की महिला है, उनके पास वाले मकान में जो दीवार थी वो गिर गई और उसके कारण जो पास में वे लोग रात में सो रहे थे तो उनके ऊपर गिरी वो। 2 बच्चे थे और एक खुद गुड्डी थी, तो वो उनको चोटें आई हैं। बच्चे की स्थिति ठीक है, वो सामान्य है। मेरे द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया गया। चंदौली से खबर आ रही है, प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक की जुए की फड़ सस्ती नजर आती है। वाराणसी सहित बिहार के लोग फड़ में दांव भी लगाते हैं। फड़ पर जुआड़ी लाखों रुपए का दांव लगाते हैं। जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो पर वायरल पुलिस पर नजर बनाए रखने को अलर्ट रहते हैं वॉचमैन। चकिया कोतवाली के लक्ष्मणपुर गांव का वीडियो बताया जा रहा है। चकिया कोतवाली के लक्ष्मणपुर गांव का वीडियो बताया जा रहा है। खबर बता रहे हैं आपको चंदौली से, प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक जुए की फड़ सस्ती नजर आती है। मधुर दरबारी इसी खबर पर है। मधुर, ये जो शाम का वक्त होता है 4 बजे से 6 बजे तक जुए की फड़ सस्ती है, लेकिन अभी भी पुलिस कर्मियों से, प्रशासन से
प्रशासन की जो नजरें उससे दूर ये फड़ सजाई जाती है, क्या कुछ जानकारी है? मधुर, आपको आवाज पहुंच रही? मधुर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस पर नजर बनाए रखने के लिए वॉचमैन भी अपनी तैनाती पर रहते हैं। ये खबर चंदौली से प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक जुए की फड़ सजती है। वाराणसी सहित बिहार के लोग भी यहां पहुंचते हैं सिर्फ दांव लगाने के लिए, और फड़ पर जुआड़ी लाखों रुपए का दांव लगाते हैं। प्रयागराज से आ रही है खबर, बता देते हैं प्रयागराज से। उच्च न्यायालय की खारिज की पुनर्विचार याचिका। तो डिप्टी सीएम केपी मौर्य की डिग्री को चुनौती दी थी। आरटीआई कार्यकर्ता ने दायर की थी पुनर्विचार याचिका। खबर बता रहे हैं आपको प्रयागराज से। याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई थी, तो उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है पुनर्विचार याचिका, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की याचिका खारिज, और आरटीआई कार्यकर्ता ने दायर की थी पुनर्विचार याचिका। याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई थी। प्रयागराज से खबर, उच्च न्यायालय के खारिज की है पुनर्विचार याचिका। तो केपी मौर्य की याचिका को चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। प्रयागराज से खबर, उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है। तो डिप्टी सीएम की डिग्री को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी, अब वो खारिज कर दी गई है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है। मधुर दरबारी इसी खबर पर है। मधुर, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है एक पुनर्विचार याचिका जो वो दाखिल की गई थी, जो एक आरटीआई है और पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रह चुके हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनकी डिग्री को लेकर के, उनकी वैधता को लेकर के एक याचिका उसमें दाखिल की थी, जिसको आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने खारिज कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि पुनर्विचार याचिका थी जो एक बार फिर से यहाँ पे दोबारा से एक बार खारिज हुई है, क्योंकि इसके पहले भी जो ये एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, और उसके साथ पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने इसको जो है दाखिल किया था, और दाखिल करने पे उसको पहली बार भी जो है माननीय उच्च न्यायालय ने इसको जो है खारिज कर दिया था, क्योंकि इसमें जो मांग की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो उनकी जो डिग्रियां हैं वो वैध नहीं है, और उसके अलावा जो उसी के आधार पर उनको जो है उन्होंने इलेक्शन जो है उसमें अपीयर किया था, इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल किया था, तो वो भी कहीं ना कहीं वो गलत है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने तो पेट्रोल पंप को आवंटन किया वो भी इन्हीं डिग्रियों के आधार पर किया है। तो ये सब एक तरीके से अवैधानिक है। इसको लेकर के याचिका दाखिल हुई थी और उसको लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज करने की बात की गई थी, जिसको लेकर ये याचिका पहले से पूर्व में दाखिल हो चुकी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसको पहले पूर्व में भी इसको खारिज किया था। इसके बाद जो याचिका करता था वो वापस जो है सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसको निरस्त किया। उसको कहा कि एक बार फिर से वो जाकर के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जाकर के इस याचिका को फिर से जो दाखिल करें। तो दोबारा जो है जो याचिका करता था उसमें जो उसको फिर से पुनर्विचार करके यहाँ पे याचिका दाखिल की थी। लेकिन आज उसकी जो सुनवाई थी, वो आज जो उस पर जो डिसीजन आना था, वो डिसीजन जो है वो उसको जो याचिका उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और कह दिया गया ये सत्ताहीन, पिछली बार भी जब था उसको बताया गया था कि सत्ताहीन आधार पर ये जो है इसको रखा गया है, जिसकी वजह से इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। बिल्कुल मधुर, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। प्रयागराज से आपको बता रहे हैं ये खबर। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर स्कूल मर्जर केस में हाईकोर्ट लखनऊ का बड़ा आदेश सामने आया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार को मिली बड़ी राहत। प्राथमिक स्कूलों के विलय पर रोक की मांग, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों के विलय की रोक की मांग वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दोनों याचिकाओं को खारिज किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे साथ में मैनेजिंग एडिटर मनीष पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, दोनों याचिकाएं जो इस पर रोक लगाने के लिए डाली गई थी, फिलहाल उन पर रोक लगा दी गई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं बड़ी राहत है सरकार के लिए। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी राहत है। करीब ये उत्तर प्रदेश के 5000 स्कूल थे जिनके मर्जर का प्रपोजल सरकार ने रखा था, और कोशिश ये थी कि तमाम वो स्कूल जहाँ पर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ टीचर ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो इसको देख के पूरे प्रदेश भर का सरकार ने सर्वे कराया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने सर्वे कराया था। उस सर्वे के आधार पर एक प्रपोजल बनाया गया था कि जो कम संख्या वाले या कम टीचर्स वाले जो स्कूल हैं उन्हें जो है निकटतम अपने प्राथमिक विद्यालय में उसका विलय कर लिया जाए। इसको लेकर चुनौती दी गई थी। 1 जुलाई को सीतापुर जिले के 51 बच्चों ने जो है इसमें चुनौती दी थी कि इससे जो आरटी जो राइट टू एजुकेशन मुफ्त शिक्षा का अधिकार है उसका योगी गवर्नमेंट उसका वायलेशन कर रही है, उसी वजह से जो बच्चे मुफ्त शिक्षा पाते हैं वो इससे वंचित रह जाएंगे। तो फिलहाल इस पे 2 दिन लगातार बहस चली है, और बहस के बाद जो है जो कोर्ट का फैसला है वो सरकार के लिए काफी राहत भरा है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है और कहा है कि ये फैसला बच्चों के हित में है। ऐसे मामला, ऐसे नीतिगत फैसले को चुनौती कोर्ट में नहीं दी जा सकती जब तक कि वो असंवैधानिक न हो, दुर्भावनापूर्ण न हो। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राहत है, और उम्मीद है कि अब इस आदेश के आने के बाद जो अब उत्तर प्रदेश सरकार है वो मर्जर की प्रक्रिया, जो स्कूलों के विलय की प्रक्रिया थी, उसको तेजी से बढ़ाएगी, और साथ ही साथ जो स्कूल जहां बच्चों की संख्या कम थी, जब वो स्कूल खाली पड़े हुए थे, उनको जो निकटवर्ती उच्च प्राथमिक या कम्पोजिट स्कूल है उनके साथ मर्ज किया जाएगा। निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि भी कहेंगे, और जो तमाम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे थे कि सरकार ये फैसला वापस ले ले और स्कूलों का मर्जर रुक जाए, क्योंकि आमतौर पर व्यवहारिक तौर पर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पे टीचर्स 2-2, 3-3 टीचर्स तैनात हैं, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं है, और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे तो ज्यादा संख्या में है लेकिन वहाँ टीचर्स नहीं है। तो ऐसे में जो सरकार का फैसला था कि संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया जाए, उस सोच के आधार पर फैसला लिया गया। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन देखिए सरकार के लिए बड़ी राहत तो है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे विलय के फैसले के बाद से विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रहा था, कई अलग तरह की सियासत भी शुरू हो गई थी, उनको भी एक जवाब जरूर होगा इस पूरी याचिका पर रोक लगना। विरोध करना है, और मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा सरकार का कोई नीतिगत फैसला होता होगा जिसमें विपक्ष विरोध नहीं करता है। लेकिन अब चूंकि अब कोर्ट ने सही ठहरा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब विपक्ष भी इसमें इस मुद्दे को ज्यादा तूल देगा या ज्यादा हवा देगा। फिलहाल आर्डर अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद बाकी और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किन किन बिंदुओं पे राहत मिली है, क्या उसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट दिया गया है जिसमें कुछ उसमें बदलाव करना है, या पूरा का पूरा जो मर्जर का प्लान था उसी के हिसाब से होगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास भी अब बहुत कुछ बोलने और कहने के लिए नहीं है, और विपक्ष भी अब इस मुद्दे से अपने हाथ खींच लेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर प्राथमिक स्कूलों के विलय पर रोक की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। 2 याचिकाएं थी, दोनों को खारिज किया गया। बड़ी राहत कह सकते हैं। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ का बड़ा फैसला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों पर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं कानपुर से। इस बीच बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बेहद भीषण हादसा। तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को टक्कर मारी, मां बेटे की जान जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, आवास विकास के सत्यम विहार के निवासी थे मृतक की अहम जानकारी सामने आई है। बाइक से अपने घर जा रहे थे मां बेटे, ये अहम खबर आपको हम बता दें। कानपुर से बड़ी खबर, सड़क हादसे में मां और बेटे की जान गई। तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को टक्कर मारी है, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आवास विकास के सत्यम विहार के निवासी थे मृतक, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बाइक से अपने घर जा रहे थे मां और बेटे, ये अहम खबर सामने आई है। कानपुर से बड़ी खबर, सड़क हादसे में मां बेटे की हुई मौत, बेहद भीषण हादसा।
बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बताए थे, जहां पर बेहद भीषण हादसे में मां बेटे की जान चली गई। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर जिला अस्पताल का टीबी वार्ड जलमग्न नजर आ रहा है। भारी बारिश से जिला अस्पताल का टीबी वार्ड जलमग्न हुआ। बिल्डिंग में बारिश का गंदा पानी भरने से स्टाफ बाहर बैठा नजर आ रहा है। टीबी विभाग के डॉक्टर जलभराव के चलते अनुपस्थित हुए। बिल्डिंग के बाहर बाइक पर बैठकर मरीजों को टीबी स्टाफ देख रहा है। मलखान सिंह जिला अस्पताल के टीबी वार्ड कैंपस का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, टीबी विभाग के डॉक्टर जलभराव के कारण हुए अनुपस्थित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मलखान सिंह में कौन से वार्ड में? टीबी वार्ड में। हाँ। क्या यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा? यहाँ ये है पानी भरा हुआ है, यहाँ पे कोई अभी वो नहीं है। कहाँ भरा हुआ है? ये टीबी वार्ड में। टीबी वार्ड में। तो अंदर डॉक्टर वगैरह बैठा हुए हैं क्या? अभी कोई नहीं है, उनका वो बेचारे को वो नहीं है। जल भराव स्थिति ज़्यादा है, कोई अंदर बैठने की जगह भी नहीं है। फिर डॉक्टर वगैरह कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं दवा? अब ये बैठे हैं, अपनी परेशानी बेचारे लेके बैठे हुए हैं, तो वो क्या करें? कहाँ बैठे हुए हैं? ये बाहर बैठे हुए हैं, पानी अंदर से भरा हुआ है। किसकी दवा लेने के लिए आए थे? अपने लड़के की लेने। क्या नाम है लड़के का? विनीत। विनीत की कितनी उम्र होगी इसकी? 19 साल। मलखान सिंह जिला अस्पताल। अच्छा, क्या यहाँ पर स्थिति देखी आपने? किस वार्ड में आए थे? हम 31 नंबर में। 31 नंबर में, ये टीबी वार्ड में। हाँ। तो क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? और यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ डॉक्टर वगैरह है नहीं है। अंदर जल भराव स्थिति ज़्यादा? हाँ, पानी भरा हुआ है। किसकी दवा लेने के लिए आए थे? माता जी की। माता जी की किस चीज़ की दवा चल रही है? टीबी की दवा चल रही है। तो डॉक्टर वगैरह आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं दवा? अभी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। नहीं, बाहर बैठे हुए हैं ना, तो डॉक्टर साहब ही नहीं है। बाहर से प्रोवाइड करा रहे हैं दवा। डॉक्टर साहब को दिखाना तो है पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में। देर रात हुई भीषण बारिश ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल के रख दी है। जनपद अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल से एक ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां की अगर बात की जाए, जो टीबी का जो बाढ़ है, टीबी के बाढ़ में पानी भर गया है और गंदा पानी भरने की वजह से डॉक्टर कहीं ना कहीं उसमें जाने से कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे हैं और अनुपस्थिति दिखाई दे रहे हैं। तो टीबी विभाग के जो कर्मचारी हैं वो मोटरसाइकिल बाइक पर बैठकर मरीजों को देख रहे हैं और मरीजों को दवा प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आगे बात की जाए कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या नगर निगम के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कि तमाम तैयारियां बरसात से पहले पूरी कर ली गई हैं, अगर वही बात की जाए तो कहीं ना कहीं यह है अलीगढ़ के जिला प्रशासन कहें या नगर निगम कहें या स्वास्थ्य विभाग के मुंह पे एक तमाचा है, जहां की एक बारिश दूसरी बारिश ने जिला अस्पताल की पोल खोल के रख दी है। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो टीबी के जो मरीज हैं वह बाढ़ में अंदर जाने से, दवा लेने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे वैसे ही पहले से बीमार हैं। और अगर गंदा पानी जिस तरह से टीबी के जो बाढ़ में भरा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो वहाँ जो मरीज हैं जो दवा लेने आए हैं उन्होंने बताया है कि पूरे अस्पताल में जिस तरह से जो पानी भरा है उसमें डॉक्टर भी नहीं घुस पा रहे हैं। डॉक्टर खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोट बाइक पर बैठकर दवा लिख रहे हैं और जो मरीज हैं उनको दवा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाओं की जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, व्यवस्थाओं की बड़ी बड़ी बात की जाती वो ज़मीनी हकीकत पे अगर बात की जाए तो पूरी तरह से धराशायी साबित होती हैं और खोखली साबित दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दवा जो मरीज दवा ले आ रहे हैं, जो बीमार मरीज हैं, तो गंदा पानी जिस तरह से अस्पताल में भरा हुआ है, टीबी के बाढ़ में गंदा पानी भरा हुआ है, तो आखिरकार क्या मरीज सही होकर आएंगे अस्पताल से या खुद बीमार होकर आएंगे? क्योंकि गंदा पानी भरने से जब मरीज गंदे पानी में होकर जाएंगे तो वो बीमार भी पड़ सकते हैं, उनके पैरों में खुजली हो सकती है, फुंसी फोड़े निकल सकते हैं। तो आखिरकार इन तस्वीरों ने कहीं ना कहीं जिला अस्पताल जो मलखान सिंह की पोल खोल के रख दी है कि आखिरकार व्यवस्थाओं को पहले से दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। जिस तरह से देखा जा रहा है देर रात जिस तरह से जो मूसलाधार बारिश हुई है, भीषण बारिश हुई है, उसने पूरे अलीगढ़ में तमाम प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें या तमाम विभागों की बात करें, उनकी पोल खोल के रख दी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनपद अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल में पानी भरने के वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़।
और अगली बड़ी खबर भी आपको हम बुलंदशहर से ही बताते हैं, जहां पर तेज बारिश ने स्कूलों को तालाब बना दिया। उटरावली सहित कई विद्यालयों में पानी का कब्जा नजर आया है। बरौली के सरकारी स्कूल भी पानी में डूबे नजर आए हैं। पढ़ाई पर बारिश की मार पड़ी, स्कूल सूने नजर आ रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, उटरावली सहित कई विद्यालयों में बारिश का पानी पूरी तरीके से भर चुका है। आम खबर आपको बता दें, बरौली के सरकारी स्कूल में भी पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पढ़ाई पर पूरी तरीके से बारिश की मार नजर आ रही है। स्कूल सूने हैं क्योंकि पूरी तरीके से स्कूलों में पानी भर चुका है और बारिश ने खोली शिक्षा विभाग की भी पोल। अहम खबर आपको हम बता दें, देर रात हुई जनपद बुलंदशहर में बारिश ने तमाम विभागों की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। हालांकि गर्मी से लोगों को निजात जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं बरसात से गर्मी राहत होने के साथ कहीं ना लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना देखने को मिला है। क्योंकि कह सकते हैं कि लगातार देखा जा रहा है, शिक्षा एक स्कूल जो होते हैं मंदिर होते हैं, लेकिन वहाँ जिस तरह से स्कूलों में देखा गया है कि स्कूलों में 2 से लेकर 3 फुट तक पानी भरा गया है। अगर बात की जाए, कई विद्यालय ऐसे हैं, पहाड़पुर ब्लॉक क्षेत्र की बात करें, अनूपसर ब्लॉक क्षेत्र की बात करें, शिकारपुर ब्लॉक क्षेत्र के विद्यालयों की बात करें या पूरे जनपद के विद्यालयों की बात करें, तो कहीं ना कहीं सभी हर जगह विद्यालयों में कहीं ना कहीं पानी भरा है। आखिरकार यह जो पानी भरा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही जाहिर करता है कि आखिरकार शिक्षा विभाग ने जो तैयारियां बरसात शुरू होने से पहले करनी चाहिए थी वो तैयारियां क्यों नहीं की, जिससे कि अब स्कूलों में जिस तरह से जो देर रात बारिश हुई है और उस बारिश ने जो स्कूलों में पानी भर दिया है, उससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो स्कूल आने में आनाकानी कर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, पानी भरने की डर की वजह से बच्चे घर को लौट के जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी डर है कहीं ना कहीं जो गंदे पानी में जब वो बच्चे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके पैरों में भी कहीं ना कहीं कोई भी खुजली जैसी बीमारी हो सकती है। तो उसको लेकर अगर बात करें तो जिस तरह से जो बरसात हुई है उसने तमाम विभागों की पोल खोल के रख दी है। चाहे नगर पंचायत की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें या शिक्षा विभाग की बात करें, सभी जगह देखा जा रहा है कि तमाम पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, गर्मी से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को और मासूम बच्चों को स्कूल जाने में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि लगातार जिस तरह से जो स्कूलों में और विद्यालयों में जो पानी भर रहा है, जल भराव हो रहा है, उसको लेकर शिक्षा विभाग कितना सतर्क नजर आता है। क्या बच्चों को पानी में होकर गुजरना पड़ेगा या शिक्षा विभाग उस पानी को निकलवाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, रात की बारिश ने जिस तरह से विद्यालयों में जो पानी भरा है उससे कहीं ना कहीं बच्चे घर लौटने को मजबूर हुए। और तमाम स्कूलों की बात करें जिनमें जल भराव हुआ है, जैसे कि अगर पहाड़पुर ब्लॉक क्षेत्र की बात करें तो उटरावली गांव है, अनोना गांव है या अमरपुर गांव है, वहाँ इतना जल भरा हुआ है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। अनूपसर की बात करें तो जो अनूपसर के जो विधायक हैं संजय शर्मा, उनके गाँव में जो स्कूल बना हुआ है उसमें भी पानी जल भरा हुआ है। हालांकि उसी को लेकर अगर बात की जा रही है कि लगातार देखना होगा कि अब जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जल भराव को स्कूलों से निकलवाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अनिल मीना, केंद्रीय इंडिया, बुलंदशहर। और अगली बड़ी खबर कासगंज से आपको हम बताते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अज्ञात युवक का शव। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। मृतक के पास से मिला एक फोन, 2 रेल के टिकट और पुलिस मृतक के शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली के क्षेत्र के रेलवे रोड माल गोदाम का पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हमीरपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां पेट दर्द से पीड़ित मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पेट दर्द पर परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मरीज को बिना स्ट्रेचर पैदल ही वार्ड तक भेजने का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अधेड़ की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही के आरोप को नकार दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मरीज को पैदल ही वार्ड तक भेजने का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
योगी सरकार की प्रदेश में नई पहल शुरू हो गई। अब यूपी के हर गांव का बच्चा बनेगा शुभांशु शुक्ला। योगी सरकार तैयार कर रही है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक नई पौध। स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष के रहस्यों से रूबरू करा रही है योगी सरकार। एस्ट्रो लैब्स बच्चों के सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। यूपी के ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं एस्ट्रो लैब्स और पीपीपी मॉडल पर लैब्स स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के कई ब्लॉक में एस्ट्रो लैब्स बनकर तैयार हुए हैं। एस्ट्रो लैब से गांव गांव तक विज्ञान का उजाला पहुंच रहा है और योगी सरकार की ये नई पहल सराहनीय है। कन्नौज जिले में आगामी गुरु पूर्णिमा, सावन और अन्य त्योहारों को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के हेतु डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आला अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सभी विभागों को अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार करने, लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए गए। डीएम ने कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष सुरक्षा इंतजाम और सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता देने को कहा। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि ड्रोन के जरिए गंगा घाट सहित महत्वपूर्ण स्थलों की निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को भी यात्रा के दौरान आपात सेवाओं को तत्पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी नगर पालिका अधिकारी, ईओ और खाद्य विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। अभी 10 तारीख को आषाढ़ी और गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। 11 से सावन महीना शुरू प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कांवड़ यात्री भी प्रारंभ होने चलना शुरू कर देंगे। इस संबंध में हम लोगों ने मेहंदी घाट, जलेसर घाट और जनपद के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो मंदिर हैं या अन्य सांस्कृतिक स्थल है, वहाँ पर साफ सफाई, रोशनी, बैरिकेटिंग की, इन सब व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें डीपीआरओ के माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारियां कराएंगे और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के ईओ इसको सुनिश्चित करेंगे। ये जो हमारा 10 तारीख को आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है, उसमें मेहंदी घाट और हमारे 2 अन्य घाटों में काफ़ी गंगा जी में भीड़ होती है, जिसके दृष्टिगत हम लोगों ने जो प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की है, उसमें 10 तारीख को मेहंदी घाट से जाने वाले जो हमारा कन्नौज का मार्ग है, जीटी रोड वाला, और जो उधर की तरफ से बेलगाम की तरफ से आता है, पूरा प्रतिबंधित रहेगा और बड़े वाहनों को डाइवर्ट किया जाता है। पार्किंग के लिए नियत जगह चिन्हित कर दी गई है, कहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग रहेगी, कहाँ पर 4 व्हीलर पार्किंग रहेगी। इसके साथ साथ जो घाटों पर स्नान के लिए प्रॉपर बैरिकेटिंग कराई जा रही है और वहाँ पर स्थानीय गोताखोर के साथ साथ जो पीएसी की फ्लड कंपनी है, उसको लगाया जा रहा है। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में सोमवार को टीडी कॉलेज के दक्षिणी गेट के सामने वाराणसी लखनऊ हाईवे पर नगर पालिका के नाली सफाई के दौरान गैस पाइपलाइन फट गई। बिना सूचना के सफाई कार्य के दौरान जेसीबी मशीन पाइपलाइन से टकराई, जिससे गैस रिसाव शुरू हो गया। घटना के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रानंद सिंह और नगर पालिका के अधिकारी पहुंचकर गैस की नोजल बंद कर स्थिति नियंत्रण में लाई। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की लापरवाही को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की है। जानकारी मिली है कि टीडी का लाइन की जो गेट है उसके पास सुबह जो है नगर पालिका के द्वारा सफाई कराई जा रही थी। तो सफाई के दौरान ही जो है ये गैस पाइपलाइन थोड़ा सा डैमेज हुआ और जो वाटर सप्लाई वाली पाइपलाइन है वो भी डैमेज हुआ है। तो गैस को तत्काल बंद करा दिया गया सूचना मिलने के बाद, और जो पाइपलाइन का कार्य है उसको रिस्टोर कराने का काम किया। फर्रुखाबाद के प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशन में पांचाल घाट स्थित स्वर्ग धाम में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, उप जिलाधिकारी सदर रजनीकांत, समाजसेवी रविंद्र सिंह उर्फ गुड्डे, भयन मिश्रा, सतपाल सिंह, भूपेंद्र प्रताप सिंह सहित कई अहम लोगों की मौजूदगी रही है।
हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र के चौकी जहानी खेड़ा अंतर्गत महमूदपुर सरैया गांव में सोमवार को गोलियों की आवाज से दहल उठा। मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में हुए पथराव, मारपीट और फिर खुलेआम फायरिंग की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सबको हैरान करने वाली बात यह रही है कि गोलीबारी का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना का कारण बच्चों के बीच शुरू हुआ विवाद बताया जाता है। आज दिनांक 7 जुलाई 2025 को ग्राम महमूदपुर थाना पिहानी में सुबह लगभग 9:30 बजे दो पक्षों में पूर्व के बच्चों के विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटित हो गई, जिसमें एक पक्ष के द्वारा अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग भी की गई। मामले में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत में बाबा नागेश्वर नाथ धाम के रास्ते को लेकर विवाद तेज हो गया है। A to Z कॉलोनी में मंदिर के मुख्य मार्ग पर ट्रांसफार्मर लगाकर रास्ता बंद करने का आरोप कॉलोनाइजर कंपनी पर लगा है। सोमवार को हिंदू संगठनों ने पीलीभीत टनकपुर हाईवे जाम कर विरोध जताया, जो करीब 2 घंटे तक चला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कॉलोनाइजर मंदिर को नुकसान पहुंचा रहा है और प्रशासन शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा है। मौके पर सीओ सिटी मजिस्ट्रेट और SDM भी पहुंचे, लेकिन संगठन अपने विरोध पर अड़े रहा है। और अगली बड़ी खबर आपको हम बेमेतरा से बताते हैं, जहां पर देर रात घंटे भर हुई झमाझम बारिश। लगातार 15 दिनों से मौसम में बदलाव और खेत खलिहान हुए जलमग्न। 15 दिनों में सबसे तेज बारिश, किसान जुताई बुआई में जुटे हुए हैं। कृषि कार्य में आई गति, मानसून सक्रिय हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश, खेत खलिहान पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं। गजेंद्र यादव, कलेक्टर अभिजीत सिंह और अधिकारियों के साथ स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान बीसीसीआई के मापदंडों के अनुरूप स्टेडियम के कायाकल्प को लेकर विस्तृत योजना तैयार की गई। बीसीसीआई के निर्देशों के तहत पार्किंग, मैदान की क्षमता, बुनियादी सुविधाओं सहित निर्माण से जुड़ी हर तकनीकी पहलुओं पर संतोष जताया गया है। दुर्ग रविशंकर स्टेडियम जो बहुत इसकी अवस्था देख के मैं बीसीसीआई से अनुरोध किया था कि बीसीसीआई अपने अंडर में और इस स्टेडियम को नया पुनरुद्धार करके फिर से बनाए। मेरे निवेदन पे उन्होंने कलेक्टर दुर्ग और जिला क्रीड़ांगन समिति के अध्यक्ष को पत्र छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के द्वारा उन्होंने दिया। और आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि उनके पत्र के बिहाफ में वो कलेक्टर ने एक बैठक किया और बैठक करके क्रीड़ांगन समिति ने बीसीसीआई को 33 साल के लिए लीज स्टेडियम को देने की सहमति बनी। और आज सौभाग्य से उनकी टेक्निकल टीम, छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और उनकी बीसीसीआई टेक्निकल टीम और उनके मेंबर आज मौका स्थल निरीक्षण के लिए आए थे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।